हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अभी तक हमने टोटल इकोनॉमी के अंदर 15 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई एम श्योर आपने सारे चैप्टर्स देख भी लिए होंगे एंड साथ ही साथ इनको रिवाइज भी करते रहे होंगे। देखो, अराउंड 27 के करीब हमें टोटल चैप्टर्स कवर करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि सर टोटल कितने चैप्टर्स होंगे, तो देखो टोटल 27 चैप्टर्स के अराउंड इसमें आएंगे और 15 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है ना, आपको साथ में रिवीजन भी साथ ही करते रहना चाहिए। रीजन बीइंग कि जब बाद में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत मुश्किल आ सकती है कि इतना बड़ा सिलेबस हो चुका है, अब इसको रिवाइज कैसे करें। तो कंटिन्यूअसली अगर आप रिवाइज करते जा रहे हो ना, तो दैट विल हेल्प यू बाद में उन सभी चीजों को कंसोलिडेट करने के अंदर। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है, पर कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इवन अगर आप 2023 का एग्जाम भी देखोगे ना, जो मेंस का, वहां पर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं। काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं, कुछ बार हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो मेक श्योर बड़े ही ध्यान से आप इस चैप्टर को मेरे साथ स्टडी कीजिएगा। और जैसी हमारी कोशिश है कि इकोनॉमी जो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है पर आपको टफ ना लगे, तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर हम यहाँ पर आज एमएसएमई को समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये डाउट आता है कि एमएसएमई में आता क्या क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज एमएसएमई। देखो, अगर आप इसकी लिस्ट चेक करोगे ना, तो कोई आपको ऐसी सिंगल लिस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक एग्जॉस्टिव लिस्ट देना बहुत मुश्किल है इसके लिए। पर कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेदर गुड्स इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, ठीक है ना। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हो, आप अपने घर के आसपास ब्यूटी पार्लर्स को देखते हो, वो सारी सर्विसेज भी एमएसएमई के अंदर आ सकती हैं। और क्रच हो गया, एक्सरे क्लिनिक हो गया, टेलरिंग यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से जो भी आप इस तरह के एंटरप्राइज अपने आसपास देखते हो ना, वो सारी चीजें एमएसएमई के अंदर आ सकती हैं। पर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए कि आखिर कौन सी चीज को हम एमएसएमई कंसिडर करेंगे। बिल्कुल। और यहां पर हुआ क्या है ना, कि 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें दी। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट डेफिनेशन, वो यहां पर आप देख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं माइक्रो इंडस्ट्रीज की, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है आपके प्लांट या मशीनरी के अंदर। तो इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर और उनका टर्नओवर कितना है, इन दो क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर क्या होता है, आपकी कैटेगराइजेशन होती है इनटू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। गेटिंग इट। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप 2020 से पहले के टाइम पे जाओगे ना, तो हमें क्लासिफिकेशन अलग देखने को मिलती थी। आपको वो क्लासिफिकेशन याद नहीं रखनी कि पहले क्या था, बट इतना ध्यान में रखो कि पहले क्या होता था कि अगर आपकी कोई जो इंडस्ट्री है, अगर मान लो आपकी कोई इंडस्ट्री है, एक है मैन्युफैक्चरिंग वाली है और एक है सर्विस वाली, यहां पर कैटेगरीज अलग अलग होती थी। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्राइटेरिया अलग होता था, सर्विसेज के लिए क्राइटेरिया अलग होता था। पर 2020 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, दोनों के लिए हमने ये क्राइटेरिया सिमिलर कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ और चीज चल रही है और सर्विसेज के अंदर कुछ और चीज चल रही है, नहीं। अब क्या हुआ है, ये जो डिस्टिंक्शन थी बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एमएसएमईज, ये पूरी तरह से यहां पे हटा दी गई है। तो अभी नया क्राइटेरिया क्या है, वहां पर आप देख पाओगे कि माइक्रो एंटरप्राइज हम उनको बोल सकते हैं जहां पर हमारे प्लांट और मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम हो, एंड एट द सेम टाइम उनका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या ये नंबर्स हमें याद रखने हैं। द आंसर इज यस। मैं बहुत बार बोलता हूं कि कुछ जगह नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स का एग्जाम देखा होगा, वहां पर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, इनके नंबर्स के रिगार्डिंग ही। तो ये नंबर्स एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें जो स्मॉल की बात करें, तो स्मॉल का कैटेगराइजेशन क्या है, यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्नओवर है दैट शुड बी लेस देन 50 करोड़। एंड लास्टली आपका जो मीडियम कैटेगरी में आएंगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 250 करोड़। अब अगर आपने ना इन्वेस्टमेंट वाला क्राइटेरिया याद रख लिया, तो कहीं ना कहीं टर्नओवर वाला क्राइटेरिया याद रखना मुश्किल नहीं रहेगा। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझो ये है 1 करोड़, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो वही नंबर हमें यहां पे देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, माइक्रो इज 1 करोड़ लेस देन इन्वेस्टमेंट,
सिमिलरली एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम, यहां पर 10 करोड़ का हो गया स्मॉल के अंदर, एंड सिमिलरली टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम हो गया, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है मीडियम के अंदर दैट इज लेस देन 50 करोड़, एंड सिमिलरली एनुअल टर्नओवर लेस देन 250 करोड़। तो ये कैटेगरीज आप यहां पे ध्यान में रखोगे। कुछ जगह के ऊपर अभी भी अगर आप गूगल करोगे ना तो शायद आपको नंबर्स इससे डिफरेंट देखने को मिले। रीजन बीइंग कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये नंबर अभी भी अपडेट नहीं हुए हैं, पर एक्चुअल में यही नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं जो एमएसएमई की वेबसाइट के ऊपर हमें कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। अब देखो एमएसएमई अगर मिनिस्ट्री की बात करें ना तो यहां पर एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंपॉर्टेंट एंटिटी की मैं आपको बात करूं दैट इज केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि केवीआईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। शायद बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोल देंगे, बट नहीं, आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर ही केवीआईसी हमें देखने को मिलता है। बाकी और कोकोनट के रिगार्डिंग जो कॉयर बोर्ड होता है वो भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारी हमें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है ना, डेवलपमेंट कमिश्नर हो गया, ये सारे हमें एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं बट डेफिनेटली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा अगर आगे चलें, अब एक्चुअल में इंपॉर्टेंस आती है कि हम एमएसएमई आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड कि हमें ये चीज पढ़नी पड़ रही है। देखो जैसे ना अभी पिछले 4-5 चैप्टर हमने डिस्कस किए, वहां हमने क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया एग्रीकल्चर के बारे में, एंड उस टाइम के ऊपर मैंने आपको एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस भी बताई थी कि किस तरह से एग्रीकल्चर इतना मतलब लगभग 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। उसी तरह से अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी को समझना है ना तो उसके लिए एमएसएमई का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पिछले इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं ना तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो रोजगार मिलता है वो एमएसएमई इंडस्ट्री से ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पाओगे 111 मिलियन मतलब 11 करोड़ से भी ज्यादा। साथ ही साथ इंडिया में आज के टाइम के ऊपर 6 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमईज देखने को मिलती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसके अलावा एक इकोनॉमी के अंदर और क्या चीजें हो सकती हैं आप खुद सोचो। एक चीज होती है कि उसका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, गेटिंग इट, आउटपुट के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, महिलाओं को कितना हम वहां पे एम्पावर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें एमएसएमई के अंदर देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी एमएसएमईज इंडिया में है ना उनमें से जो 20% एमएसएमईज हैं वो महिलाओं के द्वारा रन करी जा रही हैं। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला एस्पेक्ट भी आप यहाँ पे एमएसएमई के विद रिगार्ड्स में समझ सकते हो। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 45% से भी ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो हमें यहाँ पे एमएसएमई के थ्रू देखने को मिलता है। अब एक तरह से देखने में अच्छा है कि 45% इज अ प्रीटी गुड नंबर, पर अगर आप 3-4 सालों को कंपेयर करोगे ना, अगर मैं 2023 को कंपेयर करूं 21-22 से, तो हमें देखने को मिलेगा ये नंबर थोड़ा नीचे आ रहा है। हमारा ये नंबर 49, 48 ऐसे परसेंट हुआ करता था, अब ये 45.5% के आसपास आ चुका है। तो अभी भी अच्छा खासा नंबर है, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक्सपोर्ट यहां पर डिक्लाइन आ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहां पे चिंता का विषय भी है, हो सकता है आने वाले टाइम में और कम हो जाए, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, तो इंडियन इकोनॉमी का इसको ग्रोथ एक्सीलेटर की तरह भी माना जाता है, और जैसा मैंने आपको बताया भी कि एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो इंप्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर कौन सा है, वो आपका एमएसएमई ही देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसी तरह से जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के अंदर भी लगभग 30% का जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा यहां पे बताया है, दैट कम्स फ्रॉम एमएसएमई। तो बेसिकली ना कल को अगर आपके एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आता है जहां बात होती है कि एमएसएमई की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इश्यूज है, इनफैक्ट वहां पर भी आप जब स्टार्टिंग करोगे तो एक प्रॉपर डेटा के हिसाब से अगर आप स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको बाकियों के ऊपर एक एज मिलता है। रीजन भी कि आप लेटेस्ट चीजों को कहीं ना कहीं अपने आंसर के अंदर कोट कर रहे हो, ये शो करता है कि आप सिर्फ स्टैटिक के साथ ही नहीं, आप स्टैटिक को करंट के साथ लिंक भी कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप उनके साथ प्रॉपर लॉजिक भी दे रहे हो, जैसा कि यहां पर हमें देखने को मिल भी जाता है। अब देखो इसके अलावा भी अगर हम नोटिस करेंगे ना तो डेफिनेटली एमएसएमई की और भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, अगर आप जो मैंने 6 करोड़ के लगभग आपको एमएसएमईज बताई, 63 मिलियन टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो 63 मिलियन में से अगर आप इन एमएसएमईज को देखोगे ना कि कहां पर है, क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्या ये अर्बन एरियाज में है, तो हमें देखने को मिलता है कि 50 से 60% के बीच में जो एमएसएमईज हैं वो हमें देखने को मिलती हैं रूरल एरियाज के अंदर। तो एक बहुत अच्छी बात है। आप समझो इंडिया में ना कई बार हम बात करते हैं कि अच्छा यार अर्बन एरिया में अच्छी खासी डेवलपमेंट होती है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट नहीं होती।
अगर आप खुद इमेजिन करो कि यार एमएसएमईज अगर हमारी ज्यादातर सेटअप हो रही है रूरल एरियाज के अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर जब रूरल एरियाज के अंदर चीजें सेटअप होंगी तो रूरल इकोनॉमी वहां पे बूस्ट होगी? बिल्कुल होगी होगी। और ये जो एक फर्क देखने को मिलता है ना बिटवीन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, ये फर्क भी काफी हद तक कम हो सकता है। अभी फर्क है क्या? फर्क यही है ना कि यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है, लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी खासी एक लाइफ मिल रही है उनको, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा है, मॉनिटरी टर्म्स में। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि रूरल एरियाज के अंदर उतनी मॉनिटरी एस्पेक्ट में उतनी अच्छी लाइफ नहीं है। पर अगर एमएसएमईज हमारी ज्यादातर अगर रूरल एरियाज में सेटअप हो रही हैं, तो यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारी रूरल इकोनॉमी और बूस्टअप होगी। तो यही चीजें एमएसएमईज यहाँ पे सर्व करने, एक पर्पस यहाँ पे सर्व करती हैं। जो हम बात करते हैं ना बैलेंस रीजनल ग्रोथ की, याद करो प्लानिंग वाला चैप्टर, वहां पर जब हमने सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा था, नेहरू महालनोबिस प्लान पढ़ा था ना, वहां मैंने बताया भी था बैलेंस रीजनल ग्रोथ के बारे में। तो एमएसएमईज कैन वेरी वेल बी अ कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ये बात समझ आई? ठीक है। इसके अलावा एक चीज और इमेजिन करो, अभी क्या हो रहा है, अर्बन एरिया रूरल एरिया फर्क है। अब होता क्या है ना, रूरल एरियाज में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिलती। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर नहीं है रूरल एरियाज के अंदर, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा अर्बन एरियाज के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन। गेटिंग इट? माइग्रेशन एक तो होती है जो आप थोड़ा विलिंगली कर रहे हो, एक होता है जो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, जिसको हम बोलते हैं ना कि कहीं उनको डिस्ट्रेस माइग्रेशन करनी पड़ रही है। पर अगर कल को हमने अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी थ्रू एमएसएमईज इन रूरल एरियाज, तो ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी कहीं ना कहीं हम इसको चेक कर सकते हैं। तो बात वहां पर भी हम यहाँ पे इस चीज में भी हेल्प हो जाती है। एंड साथ में ना, जब माइग्रेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तब मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिंक्ड है। बहुत जगह पे चाहे आप सोर्स रीजन की बात कर लो, डेस्टिनेशन रीजन की बात कर लो, उसको इंपैक्ट बहुत ज्यादा करता है। एट द सेम टाइम सेक्स रेशियो हो गया, उसके ऊपर इंपैक्ट आता है, आपकी फैमिलीज का ब्रेकडाउन होता है, राइट? तो अगर एमएसएमईज इस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को चेक कर रही हैं, तो दैट विल हेल्प कि रूरल इकोनॉमी ही ना बूस्ट हो, बल्कि उसका सोशल लाइफ के ऊपर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट, हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी हम सर्विसेज वाले टॉपिक के अंदर हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, तो उस जॉबलेस ग्रोथ को भी हम यहाँ पे कुछ हद तक टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना? और एक्चुअल में आप नोटिस करो, ये एमएसएमई क्या है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर की तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है ना? डिस्कशन हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया पिछले चैप्टर्स के अंदर, कैपिटल इंटेंसिव हो गया, लेबर इंटेंसिव हो गया, उनके ऊपर। तो अगर एमएसएमई के ऊपर फोकस रहेगा, तो हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर होगा, जो इंडिया के पास अच्छा खासा हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलता है, जो इतने सारे लोग हैं हमारे पास जो एक्चुअल में काम कर सकते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एमएसएमई एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रह सकता है। साथ में ही इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एमएसएमई का, ठीक है ना? जब हमने इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्कस किया था, तब उसमें हमने पढ़ा भी था एमएसएमई का भी रोल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, एक अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क होता है, जो इनइक्वालिटी आज के टाइम एग्जिस्ट करती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हमने डिस्कस करी हुई है। तो वो जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं ना कहीं उसको ब्रिज करने के अंदर भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल एमएसएमई का आ सकता है। लास्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला पॉइंट भी, राइट? कहीं ना कहीं अगर फॉर्मलाइजेशन होती है छोटी छोटी एंटरप्राइजेस की, तो दैट विल हेल्प कि कहीं ना कहीं उनके कल को अकाउंट्स खुलेंगे, उनको अलग अलग सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, अलग अलग पेंशन प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल सर्विसेज का भी उनको एक्सेस मिलेगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी हमारे कदम यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने ये 5-7 मिनट की हमारी डिस्कशन अच्छे से समझी, तो आप रियलाइज कर रहे होंगे सर एमएसएमई तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अलग अलग चीजों के थ्रू ये कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की इकोनॉमी के अंदर। एंड आने वाले समय के अंदर जो हमारा विजन है, जैसे फॉर एग्जांपल 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, राइट? तो उसके अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि एमएसएमई में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, काफी सारे इश्यूज भी हैं, और वही हमें मेजरली पढ़ने हैं। आप अगर पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ इंपॉर्टेंस है, कोई मना नहीं कर रहा है इस चीज की, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर इश्यूज भी बहुत सारे हैं। इन इश्यूज को कहीं ना कहीं हमें टैकल करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं, उनको अगर हम ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आने वाले समय के अंदर जो एमएसएमईज हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगी। थोड़ा समझते हैं नहीं सभी इश्यूज को एक एक करके। देखो, अगर हम पिछले इकोनॉमिक सर्वे की बात करें ना, तो हमें देखने को मिलता है कि अगर क्रेडिट की हम बात करें, तो केवल 17% क्रेडिट ही है जो एक्चुअल में एमएसएमई को जाता है। अब आप खुद समझो, एक कोई छोटी एंटरप्राइज है, ठीक है ना, इसको ग्रो करना है, अपने प्रोडक्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाना है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं,
अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, अच्छे इनपुट्स चाहिए होंगे, तो कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। पर क्योंकि छोटी एंटरप्राइज है, शायद उसके पास उतना पैसा हो ही ना। ऐसे समय के ऊपर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं निर्भर करेंगे कि बैंकों के पास जाएं। अगर आप सोचो कि बैंकों से कहीं ना कहीं इनको पैसा मिल ही नहीं रहा, तो क्या आप एक्चुअली सोच सकते हो कि जो छोटी छोटी एंटरप्राइज हैं आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपीट करें? नहीं, मुश्किल हो जाएगा ना। इनको पैसा तो जरूरी होगा ही। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें पैसे की इंपॉर्टेंस अपनी रहती ही रहती है। पर इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात पॉइंट आउट करी है कि जो हमारा टोटल क्रेडिट है ना, उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज, यानी कि 17% ही सिर्फ यहाँ पे किसको जा रहा है, एमएसएमईज को। अगर पैसा नहीं जाएगा तो प्रोडक्ट्स उतने कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो कि आज के समय के ऊपर हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। बाकी देखो, एक है, या वर्ड भी अपने आंसर्स के अंदर डेफिनेटली यूज कीजिएगा, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। पहले भी मैंने आपको समझाया था, बट स्टिल आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन। इंडिया में ना, ये एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे ने ही वर्ड यूज किया था काफी, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो होता क्या है ना, रेगुलेशंस का ना एक पूरा ऐसे जाल बना पड़ा है। आपके साथ मैंने ना आई थिंक प्लानिंग वाले चैप्टर के अंदर ही मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। अब तो ये होल्ड के ऊपर है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है। बट जब ये पहले आया करती थी 2019 के आसपास, तो उस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही क्लियरली ये बात बताई गई थी कि इंडिया के अंदर रेगुलेशंस को ना, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है रेगुलेशंस का, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, कन्वर्जेंस नहीं है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। अगर आपको कुछ नया चीज ओपन करनी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो वहां पर बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। आपने जो रेड टेपिज्म हो गया, लाल फीताशाही, ये सारी चीजें सुनी भी होंगी। ये सारी चीजें कहाँ कंट्रीब्यूट कर रही हैं? ये सारी चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट जा रही हैं। ये सारा जो चीजें होती है ना, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, ये वन ऑफ द मेजर इश्यूज बनता है कि एमएसएमई सेक्टर की जो ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लेबर लॉस के बारे में जानते हैं? अभी पिछले 3-4 साल के अंदर थोड़ा इसके अंदर सुधार आया है, पर उससे पहले के टाइम इमेजिन करो, इंडिया में लेबर लॉस ही पता नहीं कितने हैं। गेटिंग इट? 2019 ऑनवर्ड सरकार ने कोशिश की है, डिफरेंट डिफरेंट जो 4 लेबर कोड्स हमारे सामने आए हैं, पर उसके पहले इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था इन लेबर लॉस का कि एक्चुअल में कभी किसी एंटरप्राइज को किसी को हायर करना है या किसी को फायर करना है, वहां बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते थे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रिगार्डिंग हो गया, ये सारे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। तो एज अ बिजनेसमैन मेरे पास ना वो लिबर्टी नहीं थी कहीं ना कहीं मैं कैसे काम कर पाऊं। तो ये सारे इश्यूज विद रिगार्ड्स टू लेबर लॉस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, एमएसएमईज को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्किल्ड लेबर होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनको हम अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पर डिफरेंट रिपोर्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ना, आप स्किल इंडिया रिपोर्ट की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। ये सारी रिपोर्ट्स क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच। किस बीच के अंदर मिसमैच है? एक तरफ वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, जो एकेडमिक नॉलेज होती है, और दूसरी चीज है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होती है। इसके बीच में एक बहुत ही मेजर मिसमैच हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे इंजीनियर्स होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, आज भी शायद बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो शायद इंडस्ट्री के अंदर यूज ही नहीं है उनका। आज इंडस्ट्री बात कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करी जा रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करी जा रही है, ठीक है, 5G की बात करी जा रही है। पर शायद अभी भी क्या ये टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आ गई हैं? नहीं, ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर हमें ये नहीं देखने को मिलता। अभी भी जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो पुराना ही देखने को मिलता है। तो स्किल्ड पीपल का ना होना इंडिया के अंदर, चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो, एक मेजर इशू बनता है कि लोगों के जो स्किल्स हैं और जिस तरह की जॉब्स चाहिए उसके अंदर एक तरह का मिसमैच हो जाता है। बाकी अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी एक काफी निचले स्तर की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो चुकी है, ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, तो उस वजह से भी इश्यूज आते हैं। एक यहाँ पर एक कीवर्ड है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर इस चीज का क्या मतलब, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का? देखो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे ये शर्ट है, ठीक है ना, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे लिए एक टी शर्ट बना दो, तो आप बोलोगे ठीक है सर बना देते हैं। आप बोलोगे यार इसके लिए ना, इस टी शर्ट को बनाने के लिए लेट्स से 500 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलता हूं नहीं, एक टी शर्ट नहीं बनानी है आपको, आपको 1000 टी शर्ट बनानी है, क्या तब भी आपको लगता है एक टी शर्ट के लिए 500 रुपए ही लगेंगे? नहीं। आपको जब कोई चीज आप बल्क में बना रहे हो, बहुत बड़े लेवल के ऊपर बना रहे हो, बहुत बड़े स्केल के ऊपर बना रहे हो, तो ये पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। तो ये क्या शो कर रहा है
ये शो कर रहा है कि अगर आप किसी चीज को एक मैसिव स्केल के ऊपर बनाना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि जो बनाने वाला है ना उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर बनाने वाले की कॉस्ट कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सस्ते प्रोडक्ट्स अगर आप मार्केट में बेच रहे हो तो लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे या सामने वाले के, ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। पर क्या ये चीज एमएसएमई के अंदर पॉसिबल है? आंसर इज नो। टेक्नोलॉजी उनके पास उतनी अच्छी है नहीं कि बल्क के अंदर चीजें प्रोड्यूस कर जा पाए, उतना कैपिटल उनके पास है नहीं, मैंने आपको जैसा बताया। बाकी और बहुत सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से होता क्या है ना कि उनकी जो प्रोडक्शन क्वांटिटी होती है वो काफी कम रह जाती है, और जो बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ वो यहाँ पर उन बेनिफिट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। एंड ये एक मेजर कंसर्न यहाँ पे बन जाता है। बाकी अगर आप और इश्यूज को समझने की कोशिश करो तो एक है विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल थ्रेट। देखो चाइना से आप ना आजकल नोटिस कर रहे हो, आजकल क्या कई सालों से बल्कि नोटिस कर पा रहे हो, चाइना से जो प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं काफी सस्ते प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आजकल जैसे दिवाली आने वाली है थोड़े टाइम के अंदर, तब आप देखोगे कि इनफैक्ट हमारी जो दिवाली के अंदर जो आप दिए यूज करते हो, ठीक है ना, जो आपकी लाइटिंग के लिए आप चीजें यूज करते हो, बहुत सारी इनमें से चीजें होती हैं वो चाइना से ही बन के आती हैं। अब आप खुद सोचो, चाइना का माल है सस्ता, यहां पर हमारे इंडियन एमएसएमई ने जो सामान बनाया वो है महंगा, तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करोगे? क्या चाइना वाला यूज करोगे या इंडिया वाला? कुछ लोग हो सकता है आप में से बोले सर हम तो इंडियंस हैं, हम अपने घर का बनाया हुआ प्रोडक्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। पर ऐसा हर जगह नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं कि भैया दाम किसका कम है, किसका प्राइस कम है, और अगर उनको पता लगेगा कि यार चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते हैं तो डेफिनेटली उसकी तरफ वो स्विच करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये एमएसएमईज को एक मेजर कंसर्न रहता है कि जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन है उसके रिगार्डिंग उनको इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थ्रेट फ्रॉम ई कॉमर्स। इसका क्या मतलब? देखो आजकल आप नोटिस कर रहे हो Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे ई कॉमर्स हमें जो वेबसाइट्स हमें देखने को मिलती हैं या जो कंपनीज हमें देखने को मिल जाती हैं। अब एग्जांपल से समझो, एक है आपके घर के पास वाला किराना की दुकान या कोई भी ऐसी दुकान है, एक है Amazon। आपको क्या लगता है कौन बड़ा डिस्काउंट आपको दे सकता है? हम देखते भी हैं Amazon, फ्लिपकार्ट वाले बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स लोगों को देते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स आप ज्यादा खरीदते हो। अगर आप ज्यादा खरीद रहे हो Amazon से, फ्लिपकार्ट से या XYZ कंपनी से, डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं इसका नुकसान किसको हो रहा है? जो लोकल एमएसएमईज है उनको नुकसान हो रहा है, उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। गेटिंग इट? तो ई कॉमर्स का भी ना नेगेटिव इंपैक्ट काफी हद तक हमें एमएसएमईज के ऊपर देखने को मिल जाता है। बाकी देखो मार्केट एक्सेस ना होना ये एक इशू आता है, पर एक जो ऐसा पॉइंट है मैं चाहूंगा आप अपने आंसर में डेफिनेटली लिखिए, दैट इज ड्वार्फ एमएसएमई। दरअसल में ये ड्वार्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ना ये भी इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ही बताया गया है। क्या है इस चीज का मतलब? समझो, एक एग्जांपल समझो। मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब जब बच्चा एक छोटा होता है तो कहीं ना आप उसको देते हो प्रोटेक्शन, बिल्कुल देनी भी चाहिए। आप उसको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज देते हो कि यार ठीक है, अब ये बच्चा छोटा है, कहीं ना कहीं इसको ना एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जहां पर ये अच्छे से ग्रो कर पाए आराम से, मतलब ऐसा ना इसको फील हो कि यार कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो होता क्या है ना, कई बार जब आप बहुत एक बच्चे को ज्यादा लाड प्यार कर देते हो उससे वो बिगड़ भी जाता है। यहां पर एमएसएमई के केस में भी यही देखने को मिलता है। क्या मतलब इस चीज का? देखो जब एक एंटरप्राइज एक बहुत छोटी सी एंटरप्राइज है, तब कहीं ना कहीं सरकार क्या करेगी, सरकार उसको अच्छी खासी सुविधाएं देंगी, उसको कुछ टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे, उसको अगर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उससे बोला जाएगा कि चल छोड़ो, आप एक छोटी एंटरप्राइज हो, आप मत करो ये सारी चीजें। बात सही है। तो यहां पर पता क्या पॉइंट हुआ? पॉइंट ये हुआ कि अगर एक एंटरप्राइज छोटी है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचो, ये एंटरप्राइज छोटी थी, इसको जब पता लगेगा कि यार अभी मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कल को अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या होगा, मुझसे ये बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। तो क्या ये एंटरप्राइज चाहेगी कि मैं बड़ी हो जाऊं? कुछ एंटरप्राइज बोलेंगे यार बड़ा होने में, बड़ा होते हैं चलो बढ़िया बात है, पर कुछ एंटरप्राइज को लगेगा नहीं यार, कल को अगर हम बड़े हो गए ना तो ये सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारे बेनिफिट्स हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो फायदा क्या है? फायदा इसी चीज में है कि हम छोटे ही रह जाएं। समझे इस बात को? लॉजिक समझे? इनको दिख रहा है कि फायदा इस चीज में है, अगर हम छोटे ही रह जाएं कल को बड़े बन जाएंगे ना तो ये फायदे जो मिल रहे थे ये सारे हमसे छीन लिए जाएंगे। तो ये भी एक कारण बनता है कि बहुत सारी कंपनीज छोटी ही रह जाती हैं और बड़ी बनती ही नहीं। और यही एमएसएमईज की ग्रोथ ना होने का एक बहुत मेजर रीजन भी देखने को मिलता है। एग्जांपल देता हूं इस चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल
ड्वार्फिज्म के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी देखने को मिलती हैं जिनको शुरू हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर अभी भी वो 100 से कम एम्प्लॉयज को अपने यहाँ पे रख के बैठी हैं। तो कहने का मतलब वो छोटी थी, कई साल हो गए हैं, बस वो छोटी ही है अभी भी। अगर वो बड़ी बन जाती तो ऑब्वियसली ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली हमने बात करी, वो यहां पर इसको कर पाती, अपने आप को और एक्सपेंड करती, अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर करती, और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी उनका बढ़ता। पर इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि नहीं यार, हम छोटे बढ़िया हैं, छोटे होते हुए बेनिफिट्स हैं, तो क्यों बड़ा होना। ये एक मेजर इशू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं डिवार्फिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, बेनिफिट्स में गो इफ दे बिकम बिग। गेटिंग इट। तो ये पॉइंट डेफिनेटली पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फाइनेंशियल सेक्टर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको कुछ नंबर्स भी बताए थे। मैंने बताया था कैसे 2018 के आसपास ना एनपीएस बहुत ज्यादा पीक कर गए थे, उसके बाद धीरे धीरे हमें कम होते हुए देखने को मिलते हैं। पर अगर हम बात करते हैं ना एमएसएमई सेक्टर की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की, तो यहां पर एनपीएस का नंबर अभी भी ज्यादा है। यहां पर आप देखोगे 2022 के अंत तक ना ये नंबर कितना था, 9.3%। तो बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये नंबर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो यानी कि एमएसएमई वाले लोन ले रहे हैं पर लोन को रिटर्न नहीं कर रहे, तो बैंक भी कहीं ना डरेंगे ना इनको लोन देने के अंदर। तो ये कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी लेबर लॉज वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें ना, काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एमएसएमई कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, इसने ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अब जरूरी नहीं है ना क्लाइंट उसी टाइम इसको पैसा दे दे। मान लो ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। कंपनी ए ने यहाँ पर इसको पैसा अपना प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर कर दिया। अब ये बोलता है कि नहीं, जब ये प्रोडक्ट अगर मैं अपने फाइनल क्लाइंट को दे दूंगा जो कहीं ना कहीं इसको परचेस करेगा, तब मैं आपको पैसा रिटर्न करूंगा। तो बीच में एक लैग आ गया ना, कुछ समय का टाइम आ गया जब तक इसके पास पैसा नहीं है। तो इसको ना केवल पैसा मिलने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। केवल बोलते हैं कि 2 महीने में पैसे दे दूंगा, 3 महीने में पैसे दे दूंगा। तो बहुत सारे एमएसएमई के अंदर ये जो क्रेडिट वाली चीज होती है ना, ये कंसर्न रहती है। तो इनके पास पैसा हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। इसी को आप डिलेड रिसीवेबल भी बात कर सकते हो। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। तो आई थिंक आपको 7-8 पॉइंट्स तो या 10 से भी ज्यादा मैंने पॉइंट्स आपको दे दिए। आपको बस क्या करना है, एग्जाम के अंदर जो टॉप के 5-6 पॉइंट्स हैं वो आप डेफिनेटली इनको पढ़ सकते हो, एंड वो आपको अपने आंसर्स के अंदर लिखने होंगे। देखो इश्यूज लिखने को ना शायद हम 100 भी गिना सकते हैं, बट रेलिवेंट ही है। हमें अपने एग्जाम के अंदर क्या करना होता है, जो बेस्ट अपने 5 पॉइंट्स है ना वो वहां पर पुट फॉरवर्ड करने होते हैं। गेटिंग इट। इश्यूज तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, एमएसएमई के इतने सारे इश्यूज हैं, पर आपको क्या करना है, जो बेस्ट 5 है अपने आंसर्स के अंदर लिखने हैं। सिमिलरली अभी हम गवर्नमेंट एफर्ट्स भी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है एंड फ्यूचर में क्या क्या काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हजारों स्टेप्स लिए हैं एमएसएमई के लिए, क्योंकि इतना ही पॉइंट सेक्टर है। पर हमें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करने हैं जो बेस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, जो जो मेजर स्कीम्स सरकार के द्वारा यहाँ पे रन करी जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना एमएसएमई का, उसको काफी यहाँ पे सिंपल कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं ना हैसल फ्री प्रोसेस, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, ये अब कंप्लीटली ऑनलाइन हो चुका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तो ये चीज इसके अंदर हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो मैं बता रहा था आपको विद रिगार्ड्स टू इश्यूज जो कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। तो वो सारे कंसर्न्स यहाँ पे देखने को या हटते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, देखो जब 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया था, उस टाइम के ऊपर क्या हुआ, उस टाइम के ऊपर हमें देखने को मिला कि जो एमएसएमईज की हालत थी काफ़ी ज़्यादा खराब होगी। तो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें करी गई। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी, ठीक है ना कहीं इनको बेनिफिट्स दिए गए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इनके लिए लाई गई। कि बेसिकली ना देखो पॉइंट ये था, एमएसएमईज अगर डूब जाएंगे ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था तो काफ़ी पीछे हो जाएगी। तो कोशिश ये थी कि यार ठीक है, इनका बिजनेस अभी के लिए थोड़ा हैम्पर हुआ है, इनको थोड़ा पैसा देकर कोशिश की जाए कि इनको अपना बिजनेस वापस से रीस्टार्ट करें। सरकार भी इनके ऊपर गारंटी दे रही थी कि बैंक्स आप चिंता मत करो, बैंक आराम से आप इनको लोन दो, अगर ये लोन नहीं कहीं ना कहीं चुकता कर पाएंगे तो हम बैठे हैं। गेटिंग इट। तो इस तरह से आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंदर हो गया, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हो गया, इन सभी चीजों के अंतर्गत ये चीज कोशिश करी गई। एंड इवन ना अगर जैसे आप अगले साल के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो जब भी आप दोगे एग्जाम, अब देखना बजट इसका एलोकेशन, वो आप नंबर्स भी अपने आंसर के अंदर कोड कर सकते हो। हर साल अगर आप नोटिस करोगे ना, तो एमएसएमई के लिए जो एलोकेशन है काफी तेजी से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि सरकार भी इन सभी चीजों की इंपॉर्टेंस को समझती है
एंड इसी वजह से जो बजट एलोकेशन है ना वो आपको कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी प्रधानमंत्री जी की भी बात करी है इसके रिगार्डिंग, दैट इज जेड। जेड का मतलब क्या है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। क्या पॉइंट है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कहीं ना कहीं उसका इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो दैट इज जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का क्या मतलब? डिफेक्ट का आप जानते हो मतलब कि कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो इंश्योर्ड होनी चाहिए। जैसे आपने सिक्स सिग्मा की कई बार आपने बात सुनी होगी, तो उस लेवल की आपको क्वालिटी अचीव करनी है एंड एट द सेम टाइम एनवायरमेंट को भी ध्यान में आपने रखना है। तो ये जेड इफेक्ट वाला जो चीज है ना, कि यहाँ पर एप्लीकेबल होती हुई देखने को मिल जाती है। बाकी देखो, जब हमने आरबीआई पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा था, उस टाइम मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बताया था, याद है? एग्रीकल्चर पढ़ा हमने, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा, हाउसिंग पढ़ा, और भी बहुत सारे हमने सेक्टर्स पढ़े, स्टार्टअप्स की मैंने जिक्र किया था। उस टाइम एक और चीज डिस्कस करी थी, दैट इज एमएसएमई। तो एमएसएमईज भी ना आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स के अंदर आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर क्या कोशिश है आरबीआई की इसके अंतर्गत, कि इनकी डेवलपमेंट के लिए भैया लोन दिए जाएं, ताकि ये सेक्टर आगे ग्रो करेगा एंड अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी आगे बूस्ट होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। उसी तरह से देखो बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे 59 मिनट लोन है, ठीक है ना, यहां पर जाके आपको आसानी से लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। यहां पर जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कभी अमेजोन पे जाते हो, अब आप अमेजोन पे जाके क्या करते हो, कोई चीज आपको खरीदनी होती है, आप वहां से आके खरीद लेते हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मान लो आपको कपड़े खरीदने थे, आपको कुछ अपना लैपटॉप खरीदना था, एनीथिंग लाइक दैट। अब एक चीज इमेजिन करो, सरकार की भी तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी तो बहुत सारी चीजें खरीदनी हो सकती है, उनको स्टेशनरी खरीदनी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें खरीदनी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ से खरीदेंगे? उनके लिए जो पोर्टल है ना, उसी का नाम है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। तो यहां पर जाते हैं वो जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, एंड यहां पर जाके वो बिल्कुल उस चीजों को खरीद सकते हैं। अब खरीदेंगे किससे सर? अरे खरीदेंगे इन्हीं से जो एमएसएमईज की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे इनको प्रायोरिटी दी जाती है ताकि एमएसएमईज अपना सामान यहाँ पर बेच पाए, तो एमएसएमईज को भी यहाँ पे फायदा होता है। सिमिलरली देखो आप और देख पाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुद्रा की मैंने आपको बात करी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है दैट इज चैंपियंस पोर्टल। देखो काफी सारे ना एमएसएमईज को जैसे फाइनेंस के अंदर इशू आता है, या फिर अलग अलग तरह की लेबर परमिशन के अंदर इशू आता है, तो वो यहाँ पे चैंपियंस पोर्टल के अंतर्गत उनका देखने को मिल जाता है। साथ में ही काफी बार ना एमएसएमईज को बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं, उनके ग्रीवांसेस होते हैं, उनको ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर आप चैंपियंस पोर्टल का भी नाम देख सकते हो। समाधान पोर्टल भी देखो उसी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग है, कि कुछ भी कंप्लेंट होती है तो डेफिनेटली आप समाधान पोर्टल पे जाके आपकी जो भी कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एमएसएमईज के लिए बहुत बेनिफिशियल बन चुका है। सिमिलरली देखो प्राइवेट सेक्टर का भी रोल आया है। देखो इस तरह से ना अलग अलग पॉइंट्स दिखाने चाहिए आपको, कि गवर्नमेंट की तो बात कर ही रहे हैं, हम साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें, इनकी तरफ से एक प्रोग्राम है फ्लिपकार्ट बूस्ट, जो हेल्प करता है एमएसएमईज को एम्पावर करने के अंदर। एज अ वैल्यू एडिशन इस पॉइंट को आप अपने आंसर्स में यूज कीजिएगा, डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प मिलेगी। उसी तरह से एक देखो, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम समझ गए हैं, ठीक है ना। एंड बाकी चीजें भी आप यहाँ पे एक स्फूर्ति स्कीम आती है हमारे यहाँ पे, जो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए उनके रिजुविनेशन की यहाँ पे बात करती है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। स्किल इंडिया मिशन हो गया, मैंने बताया ना कैसे एमएसएमईज के अंदर एक इशू रहता है विद रिगार्ड्स टू स्किल्स, तो स्किल इंडिया मिशन उस चीज के अंदर हमारी हेल्प कर सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको और भी देता हूं, दैट इज यहां पे आप देखिएगा जो है टर्की का, ठीक है ना। टर्की के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल प्रैक्टिस है जिनको नाम बोलते हैं टर्क क्वालिटी। यहां पर क्या हो रहा है ना, जो एमएसएमईज है वो किस तरह से ग्लोबल प्लेयर्स बन सकती हैं, उसके रिगार्डिंग ये मिशन है, ठीक है ना। एक तरह का स्टेट की तरफ से स्पॉन्सरशिप है, ताकि इन पर्टिकुलर एमएसएमईज को हम स्केल अप कर पाए। ये जो छोटे लेवल के ऊपर आज के समय एमएसएमईज है ना, इनको ग्लोबल प्लेयर्स कैसे बनाया जा सकता है, तो टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल आपके आंसर्स के अंदर बन सकता है। तो सर वे फॉरवर्ड हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो वे फॉरवर्ड ना कहीं आपके जो चैलेंजेस थे उन्हीं को ही आपके कैसे रिजॉल्व करना है, वही आपके वे फॉरवर्ड बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्वार्फिज्म की बात करी एमएसएमईज के अंदर, बिल्कुल। अब ड्वार्फिज्म के अंदर आप खुद सोचो किस तरह से हम ये चीज टैकल कर सकते हैं। देखो छोटी इंडस्ट्री है, बेनिफिट देना जरूरी है, बात सही है आपकी, पर ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि बेनिफिट्स इनको जिंदगी भर देते रहो, वो बात गलत हो जाएगी। जो छोटा बच्चा होता है उसको बेनिफिट दो थोड़े टाइम के लिए, पर ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि जिंदगी भर उसको आप प्यार लाड करते रहो। नहीं तो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया में कैसे कंपीट करेगा।
यहां पर भी फोकस इसी चीज के ऊपर होना चाहिए कि हाँ, इंडस्ट्री नई आई है या जो नई एंटरप्राइज किसी ने सेटअप करी है, उसको स्टार्टिंग में कुछ बेनिफिट्स दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि उसको जिंदगी भर के लिए मिले। इसी चीज को क्या बोलते हैं, सनसेट क्लॉज होना चाहिए अपनी स्कीम्स के लिए। इसको ग्रैंड फादरिंग क्लॉज भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ, आप नई एंटरप्राइज हो, इतने टाइम के लिए आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उसके बाद ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से पता क्या होगा, जो छोटी एंटरप्राइज है ना, कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगी कि हाँ भैया बड़ा होने का टाइम आ चुका है, नहीं तो वो इसी लूप में फंसे रहेंगे। साथ में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को हम इंश्योर कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की बात करी जा सकती है, टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे मदद दे सकते हैं कहीं ना कहीं एमएसएमई के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। क्रेडिट की मैंने आपके साथ बात करी थी कि सिर्फ 17% जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं एमएसएमईज को जाता है, तो हम इसको यहाँ पे सुधार सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात हो सकती है, और जो भी लेबर लॉस के रिगार्डिंग उनकी इंप्लीमेंटेशन है, जो लेबर कोड्स आए हैं उनकी अगर हम जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा एमएसएमईज को देखने को मिल सकता है। एक आइडिया लगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है एमएसएमई, पर अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी के रिगार्डिंग आते हैं कि एमएसएमई की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, एमएसएमई किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंप्लॉयमेंट के अंदर हो गया, या फिर आउटपुट के अंदर हो गया, जीडीपी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एंड एट द सेम टाइम इनके रिगार्डिंग किस तरह के हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स ले रही है इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग। यही सारा हमारा एमएसएमई का टॉपिक हमें देखने को मिल जाता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था पर अपने आप में इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स के अंदर भी अब तो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसा मैंने बताया कि 2023 के अंदर आए भी हैं। मेंस के अंदर उतने ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, डेफिनेटली एक साल नहीं आता दूसरे साल आ जाता है, तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप ये जो एमएसएमई वाला टॉपिक था आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। हमारे टोटल 16 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल 11 चैप्टर्स भी और बचे हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये जो इकोनॉमी की हमारी सीरीज है आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। ध्यान रखना, साथ ही साथ चीज़ें रिवाइज करते रहो, चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करते रहो, तो आराम से आपको चीज़ें समझ भी आती रहेंगी एंड उनकी आप प्रॉपरली रिवीजन के थ्रू उनको आप रिटेन भी कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीक।